हेलो पीपल, कैसे हैं सभी लोग मेरे क्यूटी पाए, हाउ यू। सो दोस्तों, हम लोगों ने जेआईएल और एसबीएल के अमेंडमेंट्स तो ऑलरेडी कर लिए, मैंने शीट भी अपलोड की है। लेकिन आईसीएसआई ने अचानक से बस 2 दिन पहले ही एक सप्लीमेंट इशू करी है। एंड उसमें मैंने जो अमेंडमेंट्स कराए थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। लेकिन छोटा 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 मोटा जो है वो कराना बाकी है। तो जेआईएल और एसबीएल दोनों का करा देता हूं, पहले जेआईएल और इसी वीडियो में उसके बाद एसबीएल। जेआईएल और एसबीएल दोनों का करा देता हूं, पहले जेआईएल बाद में एसबीएल, ठीक है। तो फटाक से कर लेते हैं और जल्दी से आप लोग ये देख लेना। अच्छा, किसने मेरे पुराने अमेंडमेंट नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने अमेंडमेंट की लिंक मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो आप। पुराना मतलब इसी अटेम्प्ट का, लेकिन जो आईसीएसआई ने ये शीट बाद में दी ना बेटा, और हमने तो पहले ही कर लिए थे आईसीएसआई की शीट देने के पहले, है ना जी, बराबर है कि नहीं। सो ऐसी वाली बात है, हमने तो उसके पहले ही कर लिया था दोस्त, बराबर है। सो देख लेते हैं। तो देखो, हम लोगों ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये केस कर लिया था, ठीक है। हम लोगों ने अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बराबर है कि नहीं, है ना भाई। चलो, सो बेसिकली अक्यूज जो है हमने इसमें देखा था ऑलरेडी, हम ये देख चुके हैं कि अक्यूज जो है नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए वॉलंटरी जा सकता है। लेकिन नार्कोटिक्स टेस्ट कंपलसरी हाई कोर्ट बोलेगी हाँ या ना, वो हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। वो हाँ भी बोल सकती है, ना भी बोल सकती है। सो ऐसी वाली बात है उसमें। सो ये केस में इतना ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको साफ बोला गया है कि अक्यूज जो है उसका कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो नार्कोटिक्स टेस्ट में जाए ही। कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स देखेगी, जैसे आपकी वॉलंटरीनेस, कोर्ट देखेगी सेफगार्ड्स, एविडेंस, बहुत सारी चीजें, और खुद उसके बाद में कोर्ट डिसीजन लेगी कि हाँ भाई नार्कोटिक्स टेस्ट जरूरी है या नहीं, है ना। सिर्फ आपके हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। यस बड़ी, ठीक है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। सो आप रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू कोर्ट डिस्क्रिप्शन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने ये झारखंड ऊर्जा वाला भी केस देख लिया है ना। और हमने ये भी कर लिया है आईटी वाला पूरा। तो हमारा सिर्फ बचा क्या है, जेआई जेल की शीट में तो हमने सब कर लिया था दोस्त। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसमें सब करवा लिया है। सिर्फ एक केस कराना बाकी, ये वाला। और जेआई जेल में तो कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था, हमने आईसीएसआई की ये शीट आने के पहले ही अमेंडमेंट्स कर लिए थे। सिर्फ एक ये वाला मेरे से पता नहीं कैसे रह गया, है ना, या तो मॉड्यूल में ये बाद में ऐड हुआ है क्या, आई डोंट नो। शायद ये वाला ही बस रह गया, बाकी तो सारे मैंने करवाई दिए थे आपको, बराबर ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, इस शीट आने के पहले ही हम लोगों ने सारे जो ये वाले आईसीएसआई ने दिए हैं हमने पहले ही उसको कर लिया था। सिर्फ ये एक रह गया था मेरे से। ओके, कर लेते हैं, अभी कौन सी बड़ी बात है। चलो, सो ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी वर्सेस श्री गणेश मेटल्स एंड अदर्स ये केस था। क्वेश्चन ये था दोस्तों इस केस में, ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी वर्सेस श्री गणेश मेटल्स एंड अदर्स, इसमें बोला ये गया कि बोला ये गया बेटे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट नॉन signing of arbitration agreement is no bar to refer dispute to arbitration if the parties have otherwise consented to the arbitration। क्या चीज लिखी है, देखो वैसे तो arbitration agreement राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन वो साइन नहीं है तो चलेगा क्या। तो लॉ में लिखा है वो राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, यहां लिखा है आर्बिट्रेटर का वर्ड साइन होना चाहिए, लेकिन अग्रीमेंट साइन होना चाहिए, कहां लिखा है। तो बेसिकली याद रखना कि अगर से आपने आर्बिट्रेशन के लिए हाँ बोला है ईमेल से, करस्पॉन्डेंस से, कंडक्ट से, तो आपका मामला आर्बिट्रेशन में जा सकता है, भले ही आपने उसमें साइन नहीं किया है। तो इसमें यही डिसाइड हुआ कि ईमेल से उसने हाँ किया था, बंदे ने ईमेल से उसने हाँ किया हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था आर्बिट्रेशन में जाने के लिए जस्ट बिकॉज वो अनसाइंड है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था गलत है। अपील को अलाउ किया गया, मामला वापस हाई कोर्ट भेजा गया और बोला गया कि नहीं, इसको आर्बिट्रेशन में भेजा जाए। एंड एकदम सिंपल है, क्योंकि पार्टीज की इंटेंशन मैटर करती है, सिर्फ साइन नहीं है, ये तो एक टेक्निकल ग्राउंड है, चलेगा, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, यही चीज बोली गई थी, ठीक है। क्योंकि उनकी कंसेंट थी ईमेल से, लेटर से, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन से, तो आर्बिट्रेशन में जाने की कंसेंट थी, यही मेन मुद्दा है। सिर्फ साइन नहीं है, इसके बेसिस पे रोक देंगे आपको आर्बिट्रेशन में जाने से, ये गलत है। तो ये एक चीज इस केस में डिसाइड हुई, बस हो गया सर, यस। बाकी के जेआईएल के अमेंडमेंट में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना। और इसमें तो क्या है, ये तो क्या है, एक लास्ट कि भाई क्या है ये कि आरबीआई डायरेक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 बैंक शुड नॉट मेक पेमेंट ऑफ चेक ड्राफ्ट, चेक बेयरिंग डेट ऑफ सब्सिक्वेंट सॉरी
अगर कोई चेक में तारीख लिखी है तो उसके 3 महीने बाद अगर वो प्रेजेंट होता है तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं क्लास में और बहुत जगह। सो आई थिंक जेआई जेल में तो यही है बस, और क्या ही है जेआई जेल में। तो जेआई जेल तो आपका हो गया। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। चलो एसबीएलएल में कुछ है चीजें, वो कर लेते हैं। ठीक है, जेआई जेल में तो यही था। एसबीएलएल में लेकिन हाँ जी कुछ चीजें हैं। लेट्स चेक दिस आउट, लेट्स डू दिस माय डियर फ्रेंड्स। तो एसबीएलएल में हमें क्या करना है बताओ, बताओ 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 मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे 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 बच्चों, आ जाओ। चलो बाकी कैसी चल रही है पढ़ाई, एकदम बढ़िया ना? चलो बढ़िया। सो अच्छे से पढ़ते रहो। मैंने कुछ एग्जाम के लिए डूज एंड डोंट्स की वीडियो बनाई है, वो जरूर से देख लेना। और बाकी तो आई नो कि आप लोग एकदम रॉक ही कर रहे हो एंड सब अच्छा ही चल रहा है, और यू गाइज विल रॉक फॉर श्योर। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, और आप बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम में। आई नो दिस वेरी वेरी वेल माई डियरेस्ट क्यूटेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, चलो तो ये एक देख लेते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हैं छोटे मोटे, एकदम एकदम छोटू छोटू से, और वो फटाक से कर लेते हैं। सबसे पहला, एमसी ने बोला है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी डीमेट रिक्वायरमेंट होगी। एमसी ने बोला है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी डीमेट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होगी। कब से? तो भैया 30 जून 2025 से। 30 जून 2025 तक मतलब एक्सटेंड कर दिया था, और बोला था कि आपको डीमेटेरियलाइज कराना पड़ेगा सिक्योरिटीज को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा 30 जून 2025 तक। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं था प्रोड्यूसर कंपनी और स्मॉल कंपनी। ठीक है, एक्सटेंशन प्रोड्यूसर कंपनी को नहीं मिलेगा, मतलब एक्सटेंशन मिला था कि आप को जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये आप कर सकते हो, 30 जून 2025 तक एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगा प्रोड्यूसर कंपनी और स्मॉल कंपनी को। ठीक है, सो जो भी स्मॉल कंपनी थी एज ऑन 31 मार्च 2023 उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, और प्रोड्यूसर कंपनी को। तो प्राइवेट कंपनी अदर देन प्रोड्यूसर कंपनी एंड स्मॉल कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023 उनको टाइम मिला था 30 जून 2025 तक का, कि वो डीमेटेरियलाइज रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर ले। ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्म तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला तो सिर्फ बोला है कि एक फॉर्म है INC 22A, उसको जो है भाई साहब सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, एक नया वेब बेस्ड फॉर्म ला लिया गया है। तो रिप्लेस कर दिया गया है अर्लियर फॉर्म फाइलिंग को, और वेब बेस्ड ला लिया गया उसको कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है काफी इजी है, उसमें बोला गया है कि कंपनी, इसके हिसाब से ये वाला जो एक नोटिफिकेशन है ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एंड इसको अच्छे से सुन लो। क्या बोला गया इसमें कि भाई साहब कोई भी कंपनी जो सप्लाई करती है गुड्स और सर्विस, एमएस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, मतलब आप अगर गुड सप्लाई करते हो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को, तो उनके लिए बोला गया है। और अगर आपका पेमेंट एक्सीड होता है 45 दिन से, अगर आपका पेमेंट एक्सीड होता है 45 डेज से, जब से आपने एक्सेप्ट किया या डीम्ड एक्सेप्ट किया, तो आपको एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, जिसमें आप बताओगे कितना पैसा ड्यू है और रीजन क्या है उसका। ठीक है, मतलब एकदम इजी है, समझ में आया कि हर कंपनी जो गुड्स विथ ऑप्टेन सप्लाईज, जो सप्लाई को ऑप्टेन करती है, तो हर कंपनी जो सप्लाई ऑप्टेन करती है, मतलब उनसे गुड्स लेती है, उनसे गुड्स लेती है, देती नहीं है, लेती, ऑप्टेन लिखा है। तो जो भी कंपनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से गुड्स रिसीव करती है, और अगर वो पेमेंट देने में 45 डेज से डिले होता है, उनको 45 डेज से डिले होता है जब से उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट किया, डीम्ड एक्सेप्टेंस हुआ, तो उनको एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, बताना है कितना पैसा ड्यू है और क्यों हुआ डिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। क्या? सेक्शन 9 MSMED एक्ट, साथ में सेक्शन 15 को पढ़ेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया सारी कंपनीज को जो ऑप्टेन करती है गुड्स एंड सर्विसेज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से, और अगर उनका पेमेंट जो है वो 45 डेज से एक्सीड होता है ना, मतलब जो हमने गुड्स एंड सर्विस लिया उसका पेमेंट 45 डेज से एक्सीड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस, तो हाँ फाइल करना है एक हाफ ईयरली रिटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और उसमें बताना है कितना अमाउंट ड्यू है और क्यों, किस रीजन से डिले हो गया पेमेंट करने में। तो ये आपको बताना है कितना अमाउंट ड्यू है, क्यों हमने पेमेंट करने में इतना टाइम लगा दिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लिमिट चेंज हुई है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने इसको यही लिमिट को
ये लिमिट को हमने ऑलरेडी कर रखा है। यस गाइस, बराबर है ना। सो ये लिमिट्स हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, बराबर मेरे दोस्त। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई। सो एक बार वापस बता दूं क्या, माइक्रो, ओके, चाहे आप ये हो, चाहे आप माइक्रो हो, चाहे आप स्मॉल हो, चाहे आप मीडियम हो, और चाहे आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना होगा, तो इसका है 2.5 करोड़ मैक्सिमम, और यह है 10 करोड़, यह है 25 करोड़ एंड 100 करोड़, यह है 125 करोड़ एंड इसका है 500 करोड़। ठीक है, तो आपको दोनों लिमिट सेटिस्फाई करना है, एक भी तोड़ोगे तो नीचे गिरोगे। हम मैं आपको ऑलरेडी इसके पहले जो एसबीएल का अमेंडमेंट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। जो एसबीएल के बचे हुए अमेंडमेंट करवाए थे मैंने, पहले अमेंडमेंट कराए थे शीट आने के पहले। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, टर्नओवर 11 हो गया, तो स्मॉल में आ जाओगे, क्योंकि आपको दोनों सेटिस्फाई करना है। तो ये आपका लिमिट है माइक्रो स्मॉल मीडियम की, जो रिवाइज हुई थी। तो इसको याद रख लेना माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ओके चलो, ओके है मेरे भाइयों, ये हम कर चुके हैं। हमने इसमें भी किया था, किसमें, मैराथन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो जो लिमिट है 125 करोड़, और मतलब लार्ज में आ जाओगे ना आप, इसके बियॉन्ड गया, अगर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ के ऊपर चला गया, टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर चला गया, तो यू आर नाउ नो मोर अ मीडियम। अब आप कहीं ना कहीं एक लार्ज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज में आ जाओगे, तो वो एक लिमिट है, ये याद रख लेना, ठीक है। आईईएम की रिक्वायरमेंट उनको लगेगी, फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम उनको लगेगा जो मीडियम के भी मतलब लार्ज में आते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर पूरा पार्ट भी आपका, पूरा पार्ट भी हमने कर रखा है। चैप्टर 14, 15, 16, 17 पूरा इन्होंने पार्ट भी डाल दिया। पूरा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरा पार्ट भी इन्होंने वापस डाल दिया। A to Z जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई पार्ट भी नया आया था तो इन्होंने क्या किया, पूरा ही पार्ट भी डाल डाला, पूरा ही पार्ट भी डाल दिया, पूरा ही पार्ट भी डाल दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ केसेस ऐड किए हैं, वो केसेस हम जरूर कर लेते हैं यहां से। तो ये कुछ केसेस हैं जो इन्होंने यहां पे ऐड किए हैं, ये हम कर लेते हैं। सो केस लॉ 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 छह केस लॉ हम लोग कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 6 केस लॉ को एसबीएल के लिए। तो फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और जल्दी से ये 6 केस लॉस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी अभी के केस लॉ हैं ये आए हुए 2025 के, तो इसको कर लेते हैं। एंड मुझे नहीं लगता बाकी, और बाकी मतलब आपने सब कर ही लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। सो ये 6 केस लॉ एंड वी आर थ्रू गाइस। सो डन है दोस्तों, कर लें फटाक से। एंड आप सभी लोग जो है ये 6 केस लॉ को मिस मत करना, कर ही लीजिए मेरे साथ अभी फटाक से एकदम, ठीक है। सबसे पहले केस लॉ नंबर 1 क्या बोलता है। केस लॉ नंबर 1 ग्रेचुइटी से रिलेटेड है। क्या बोला है कि डिले इन ग्रेचुइटी टू अट्रैक्ट 10% इंटरेस्ट। क्या बोला कि डिले इन ग्रेचुइटी टू अट्रैक्ट 10% इंटरेस्ट। केस है चेतना राजपूत वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी। चेतना राजपूत वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी का एक केस है। बोला क्या गया कि हुआ क्या कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि अगर से आप ग्रेचुइटी में डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% पर एनम का, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बेनिफिट है और इसको डिले नहीं किया जा सकता। तो इसमें हुआ ये था कि एक चेतना राजपूत थी, एंड वो बेसिकली पार्ट टाइम टीचर थी, पार्ट टाइम टीचर थी, है ना। और द सेट पोस्ट वाज 100% एडेड एंड सैंक्शन्ड पोस्ट, ठीक है। और उसके लिए बोला गया कि वो बाद में अपॉइंट हुई थी असिस्टेंट टीचर, वो बाद में अपॉइंट हुई थी असिस्टेंट टीचर, एंड उसका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया था रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने। उसने 25 साल काम किया, बाप रे बाप 25 साल काम किया, और बहुत काम किया, मतलब वाह बढ़िया काम किया यार। तो अब उसने उसने उसको यार बेचारी ने अप्रोच की कि यार उसका ग्रेचुइटी डिले हो रहा था बिना रीजन के, तो उसने अप्रोच की हाई कोर्ट को कि मेरे को ग्रेचुइटी दो। तो कोर्ट ने बोला ग्रेचुइटी तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपको नौकरी से निकालें तो ग्रेचुइटी मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है ग्रेचुइटी मिलता ही है, ठीक है नहीं भाई, सही है ना भाई, है ना भाई, यस और नो। तो पेमेंट तो देना ही है आपको, जब से आपका है आपको 1 महीने में पेमेंट हो जाना चाहिए। कोर्ट ने रिलाई किया केस पे, केस का नाम था
नेत्राम साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो केस था, कोर्ट ने बोला कि भाई ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन लॉ है और ये तो मिलना ही चाहिए, बराबर है ना, आपको तो पे करना ही करना है ना, तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो मिलना ही चाहिए। तो फिर वही बोला कि अगर से नहीं पे किया है तो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया है 10%, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला कि ग्रेचुइटी मिलेगी विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम। सो 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। यही चीज इसमें इस केस में डिसाइड हुई, यही याद रखना है आपको एग्जाम के लिए कि ग्रेचुइटी एक वेलफेयर लेजिस्लेशन लॉ है, टाइम पे पेड हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयर को टाइम पे कर देना चाहिए, नहीं तो 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ ग्रेचुइटी मिलेगी। व्हाट अ केस, गुड केस, वेरी गुड केस, ठीक है। और आज तारीख है 29, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, आपको आई थिंक ये 29 को ही मिल जाएगा, 99.99%, है ना। कुछ टेक्निकल रीजन के कारण कल अपलोड हुआ तो बात अलग है, बाकी आज ही ये मिल जाएगा। एंड आपका 2 दिन बाद पेपर है, सो कोई बच्चे अभी इसको 31 को देख रहे हैं एकदम, तो अभी मत देखो, एसबीएलएल का एसबीएलएल के समय देख लेना, अभी जेआईजेल की पढ़ाई करो, ठीक है। इवन 30 को भी देख रहे हो अगर आप, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला एसबीएलएल का एसबीएलएल वाले पेपर के दिन देख लेना, इतने से केस लो, अभी जेआईजेल ही पढ़ लो, जेआईजेल का जो आपने पुराना देखा है वीडियो को यहीं छोड़ दो, आई विल रिकमेंड। देखना चाहते हो देख लो, क्या ये छोटा सा ही 5 और थोड़े बहुत तो केस लो बताने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही फटाफट ही करा रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका। चलिए नेक्स्ट है लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था, और उसमें बोला गया कि क्या एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत बिना एम्प्लॉयर के पास जाए, मतलब बिना एम्प्लॉयर के पास जाए, क्या वो डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है ग्रेचुइटी मांगने के लिए। तो इसमें मतलब कहना क्या था, जजमेंट क्या थी, मैं आपको वो बताता हूं। इसमें बोला गया कि भाई आपका राइट बिल्कुल सही है कि आपको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, लेकिन लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पहले एम्प्लॉयर के पास जाना कंपलसरी है, जैसे ही ग्रेचुइटी पेबल है आपको वो मिल जानी चाहिए, बराबर ना, आपको वो मिल जानी चाहिए। तो ग्रेचुइटी इसलिए मतलब कि ग्रेचुइटी जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप एम्प्लॉयर के पास नहीं गए, ठीक है ना। तो ये कोई राइट ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पहले एम्प्लॉयर के पास जाना चाहिए था तो ही ग्रेचुइटी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हुआ ये था कि कोई रिस्पोंडेंट नंबर 3 था एम्प्लॉय, वो टीचर था, और उसमें लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में उसने काम किया था 2001 से 2011 तकरीबन, और 5 साल से ज्यादा की सर्विस है यार, क्या चाहिए और, तो मिलना ही चाहिए ग्रेचुइटी। तो वहां पे उसने फाइल कर दिया सीधा एप्लीकेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, वो भाई चला गया सीधा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, सही है क्या गलत है, तो उसको ग्रेचुइटी देने का ऑर्डर दे दिया कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने 10% इंटरेस्ट के साथ, सही है, इसमें भी क्या गलत है। लेकिन हुआ ये कि इसको जो ऑर्डर है मतलब स्कूल ने चैलेंज किया रिट पिटीशन के तहत, तो हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, तो क्या लग रहा है भाई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी ग्रेचुइटी, व्हाट डू यू थिंक, ग्रेचुइटी मिलेगी कि नहीं। तो कोर्ट ने बोला, देखो उनका क्या कहना था कि उनका कहना यह था, हाई कोर्ट ने पहले ऑब्जर्व किया कि एम्प्लॉय को रिटन एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को देना है, लेकिन बाद में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि यह प्रोविजन आपको सिर्फ अकेले नहीं पढ़ना है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, ग्रेचुइटी एक्ट में साफ लिखा है एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि एम्प्लॉयर को भी ग्रेचुइटी डिटरमाइन करना है और पे करना है एज सून इट बिकम्स पेबल, पे करना है, तो 30 दिन के अंदर पे करना होता है, तो पे करना है। तो ऑब्लिगेशन जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि एम्प्लॉय आएगा तो ही देना है, आपको तो देना ही है 30 दिन के अंदर, बात खत्म। तो कोर्ट ने डिसमिस कर दी रिट पिटीशन, स्कूल वालों को बट देना ही पड़ेगा ग्रेचुइटी। और 2 तो एम्प्लॉय मतलब यही चीज है कि क्या एम्प्लॉय को पहले एम्प्लॉयर के पास जाना ही पड़ेगा ग्रेचुइटी मांगने, फिर वो केस करे, कि वो डायरेक्टली भी ग्रेचुइटी नहीं मिली तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। तो यही डिसाइड हुआ, वो डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है, उसको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़े ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मेरे यारा। एम्प्लॉयर को ग्रेचुइटी 30 दिन में देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यही इस केस में डिसाइड हुआ है, यही इस केस में डिसाइड हुआ है। ये जितने भी 6 केस हैं इसकी समरी मैं आपको आपके ग्रुप्स में भिजवा दूंगा, है ना। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होंगे यूनिक के किसी ना किसी, या टेलीग्राम में एडेड होंगे ही होंगे, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एटलीस्ट टेलीग्राम में ऐड हो जाना, सारे नोट्स एंड ऑल मैं वहां सेंड करता ही हूँ यूजुअली, तो इसकी 6 केस की समरी भी वहां पे सेंड कर दूंगा एग्जाम के लिए, बस वो समरी पढ़ लिया काम हो जाएगा आपका। बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट है थर्ड केस है लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, थर्ड केस कौन सा है, क्या नाम है,
लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, संडेज एंड अदर पेज हॉलीडेज को क्या कंटिन्यूस सर्विस में मानेंगे अंडर 25B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट? हाँ, क्या उसको कंटिन्यूस सर्विस में मानेंगे? जो संडेज होते हैं, जो आपके दूसरे पेड हॉलीडे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको छुट्टी रहती है लेकिन पैसा तो मिलता है उस दिन का, तो क्या उसको कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा कि नहीं? तो क्या लगता है आपको? बिना केस पढ़े बताओ, आप जज हो, क्या लगता है, मानेंगे कि नहीं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से बोलो, मानेंगे कि नहीं, क्या लगता है? हाँ हाँ, क्या लगता है, कंटिन्यूस सर्विस में मानेंगे? 100% मानेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 100% मानेंगे, वही डिसाइड हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने वही बोला उस केस में, इस केस में राजस्थान हाईकोर्ट जो था उसने यही बोला भाई, यही बोला राजस्थान हाईकोर्ट ने। तो राजस्थान का हाईकोर्ट था और उसने यही बोला कि भाई, कि भाई 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 कि भाई 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 हाँ, हाँ जी, उन्होंने क्वॉश कर दिया उसको और यही बोला भाई कि यस, Sundays and other holidays should be taken into account for purpose of calculating continuous service of workmen। उन्होंने यही बोला, ट्रिब्यूनल रिजेक्ट नहीं कर सकती क्लेम जस्ट बाय काउंटिंग एक्चुअल डेज वर्किंग एंड इग्नोरिंग द पेड हॉलीडे। आप इस तरीके से नहीं चल सकते। इसमें हुआ ये था कि एक पिटिशनर वर्कमैन था, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया था, उसने कोई क्लेम किया होगा, वो रिजेक्ट कर दिया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने, ये बोल के कि तुमने 240 दिन काम नहीं किया है, ये बोल के कि तुमने 240 दिन काम नहीं किया, और उनको उन्होंने निकाला कि तुमने 227 दिन ही काम किया है, ठीक है, जबकि कंटिन्यूस सर्विस में उन्होंने संडे और पेड हॉलीडे को नहीं लिया। तो पिटिशनर ने चैलेंज किया और बोला संडे और जो दूसरे पेड हॉलीडे हैं उनको इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया मेरे 227 दिन में। यार यार, संडे को तो भाई मैं छुट्टी पे ही रहूंगा, वो तो काउंट होंगे ही ना मेरी कंटिन्यूस सर्विस में, उसको कैसे आप छोड़ सकते हो? तो उसको काउंट नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने बोला कि ट्रिब्यूनल ने सही से समझा नहीं है सेक्शन को, और कोर्ट ने रिलाय किया एक जजमेंट पे। जजमेंट थी ये वर्कमैन ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इस पे रिलाई किया और बोला संडेज और अदर हॉलीडेज को काउंट करा जाएगा जब आप कंटिन्यूस सर्विस के डेज निकाल रहे हो। ट्रिब्यूनल ने सही से नहीं किया। हाईकोर्ट ने उस अवार्ड को बोला ये सही नहीं है, अवार्ड को क्वॉश किया, सेट असाइड किया और वापस से ट्रिब्यूनल के पास उस केस को भेजा कि फ्रेश एडजुडिकेशन कीजिए, दोनों पार्टीज को फिर से मौका दीजिए। तो इन शॉर्ट ये बोला गया जब आप वो काउंट कर रहे हो कंटिन्यूस सर्विस, संडेज और पेड हॉलीडेज को काउंट किया जाएगा, आप उन डेज को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस वाज द केस। ये तुम्हें भी पता था, तुमने भी मुझे लगता है इसका सही आंसर दिया होगा मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट केस, फाइबर कॉर्पोरेशन वर्सेस मारुति हरीश चंद्र अमृते का केस है ये। एंड ये केस देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि एम्प्लॉय जिनकी सुपर एनुएशन हो गया है उनको दे दिया गया लमसम कॉम्पनसेशन बाय कोर्ट ऑन फेलियर ऑफ फॉलोइंग रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, तो ये केस जो है बढ़िया केस लग रहा है मुझे, और आपको इसको पढ़ने में काफी मजा आएगा, व्हाट आई बिलीव। तो हुआ क्या इस केस में, पहले समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, हुआ क्या कि एक पिटिशनर, एक पार्टनरशिप फर्म थी, है ना, और पिटिशनर पार्टनरशिप फर्म थी और रिस्पोंडेंट जो था वो एक शिफ्ट सुपरवाइजर था, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में, और उनका काम था सुपरवाइज करना प्रोडक्शन, अटेंडेंस मार्क करना वर्कर का, राइट करना सुपरवाइजरी, और उसकी ग्रॉस सैलरी कुछ 12,650 थी, और उनका कहना था ये वर्कमैन नहीं है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो अब हुआ क्या, समझिए बात को। तो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक बंदा है, बंदा ऑब्वियसली कौन होगा, श्री मारुति हरीश चंद्र अमृते, वो बंदा है, वो शिफ्ट सुपरवाइजर है, ठीक है, और उसका काम क्या मैंने बताया, उसकी सैलरी है 12,650। उनका कहना था वर्कमैन नहीं है। रिस्पोंडेंट को निकाल दिया गया, उसको एक लेटर लिखा 17 मई 2018 को, और उस बंदे को बोला तू निकल यहां से, उसको बोला तू निकल यहां से क्योंकि कॉस्ट कटिंग चल रही है कंपनी में, पैसा नहीं है देने को, तो निकल। तो उसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया कि भाई ये तो गलत हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, उसने बोला मेरे को नौकरी दो। तो लेबर कोर्ट ने अवार्ड पास किया
लेबर कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया, है ना, लेबर कोर्ट जो था उसने अवार्ड पास कर दिया 17 मई 2018 को। ठीक है, नहीं उसको इस तारीख को निकाला गया, सॉरी उसको इस तारीख को निकाला गया और मामला गया लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया और लेबर कोर्ट ने क्या बोला अवार्ड में, ठीक है, लेबर कोर्ट ने अवार्ड में क्या बोला भाई साहब, कि उसको नौकरी पे रखा जाए, है ना, उसको नौकरी पे रखा जाए, उसको नौकरी पे रखा जाए और उसको नौकरी पे रखा जाए, ये चीज बोली गई कि मतलब वो बंदा जो है उसको नौकरी पे रखा जाए। चलो बढ़िया चीज है भाई, उसको नौकरी पे रखा जाए, अच्छी बात बोली। ओके, तहसीलदार अटेम्प्टेड टू रिकवर फ्रॉम द पिटिशनर अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड, ठीक है। ओके चलो, तो हुआ क्या भाई साहब समझना, हाँ अब ना हुआ क्या था, पूरा केस को समझते हैं लाइन बाय लाइन अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। तो बंदा था, बंदे को निकाला, बराबर, बंदे को निकाला विद ये, एंड कोर्ट ने, लेबर कोर्ट ने अवार्ड डिक्लेयर किया, क्या बोला, उस बंदे को रखा जाए विद बैक वेजेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, मतलब उसको बोला कि पहले जितने पैसे दो और उसको पहले जितने पैसे मिलते थे उतने ही पैसे मिलेंगे और उसकी सर्विस कंटिन्यू मानो। पिटिशनर ने इमीडिएटली चैलेंज नहीं किया, उसने इमीडिएटली चैलेंज नहीं किया अवार्ड को, और कोशिश की कि अवार्ड को सेटल कर ले रिस्पोंडेंट के साथ, कोशिश की कि रिस्पोंडेंट के साथ चीजों को सेटल कर ले। इन मीन टाइम तहसीलदार अटेम्प्टेड टू रिकवर 7,23,000 फ्रॉम पिटिशनर टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड। इतने बीच में तहसीलदार ने कोशिश किया कि भाई पार्टनरशिप फर्म से कुछ 7,23,000 वसूल करे अवार्ड के कहने पे। पिटिशनर ने उस अवार्ड को चैलेंज कर दिया, पिटिशनर ने क्या कर दिया भाइयों, उस अवार्ड को चैलेंज कर दिया, मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया ये देखते हैं। तो कोर्ट का कहना यह था कि हाई कोर्ट का, कि जो लेबर कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इस बंदे को वापस रखा जाए और ठीक है वापस रखा जाए इस बंदे को, है ना, कोर्ट का कहना यह था कि इस बंदे को वापस रखा जाए, ठीक है, लेकिन बोला गया था कि उस बंदे की जो एज है वो ऑलरेडी रिटायरमेंट की हो गई है, वो जो बंदा है उसकी एज ऑलरेडी रिटायरमेंट की हो गई है। एक ना रिकॉर्डिंग में वो करता हूँ 20 मिनट में कॉल, है ना, 3:30 तक आता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत खाया था, सैलेड वैलेड खाया था कुछ, आता हूँ, बाय, घर में खा लूंगा खाना, यस ओके। हाँ जी, सो कोर्ट का कहना था कि उस बंदे की तो ऑलरेडी एज 60 प्लस या जो भी है उसकी हो गई है, उसकी एज हो गई है रिटायरमेंट की, और उसके पैन कार्ड की जो डेट है वो अलग दिख रही है कुछ, है ना, उसके हिसाब से उसकी डेट हो गई है। बोला गया कि भले ही रिटायरमेंट एज 60 हो, तो उसने 60 अटेन कर लिया है, तो बोला गया कि उसको जो रीइंस्टेटमेंट, मतलब उसको जो वापस रखने का ऑर्डर है वो गलत है। कोर्ट ने वापस एग्जामिन किया कि वो वर्कमैन है कि नहीं, तो भले ही उसकी ड्यूटी टेक्निकल है, वो एंट्री करता था, ये जो भी है, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पिटीशन का आर्ग्यूमेंट कि वो वर्कमैन नहीं है, और कोर्ट ने बोला कि क्योंकि उसको हम रख नहीं सकते काम में, क्योंकि उसकी एज हो गई है, कोर्ट ने बोला उसको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ही देना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है कहानी हुई क्या। सबसे पहले लेबर कोर्ट ने जो अवार्ड दिया कि उसको रखो वापस, तो उसको मॉडिफाई किया गया, उसको लमसम कॉम्पनसेशन दिया गया, ठीक है, उसको लमसम कॉम्पनसेशन दिया गया 3,58,000 का, उसको लमसम कॉम्पनसेशन दे दिया, और उसको कोई और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे बोला, ठीक है, उसको बोला कि और कोई बेनिफिट्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो तहसीलदार ने कुछ लॉक वॉक लगा दिया था पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको बोला वो हटाओ, और फाइनली रिट पिटीशन को पार्टली अलाउ किया गया, पार्टली डिस्पोज किया गया, पार्टली अलाउ किया गया, पार्टली डिस्पोज किया गया। सो ये पूरा केस था। तो यही था भाई, एम्प्लॉय क्रॉसिंग एज ऑफ सुपरएनुएशन बीइंग ग्रांटेड लमसम कॉम्पनसेशन बाय कोर्ट ऑन फेलियर ऑफ फॉलोइंग रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर बाय द एम्प्लॉयर। सो यही रूल निकल के आया उस केस में, और काफी आसान था, एक बार वापस से समझा देता हूं हुआ क्या। कहानी है फाइबर कॉर्पोरेशन वर्सेस मारुति हरीश चंद्र अमृते जी की, एंड पार्टनरशिप फर्म थी ये, और एम्प्लॉय को निकाल दिया गया कॉस्ट कटिंग के कारण, लेबर कोर्ट ने बोला वापस रखना पड़ेगा। मैटर पहुंचा हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट को पता चला एम्प्लॉय की तो ऑलरेडी एज हो चुकी है, हाई कोर्ट को पता चला इसकी तो ऑलरेडी एज हो चुकी है, तो फिर वापस उसको कैसे रख सकते हैं काम में, तो उसको काम में वापस रखने के बजाय उसको पैसा ही दे दो, यही चीज बोली गई। सो कोर्ट ने बोला कि ये व्यक्ति वर्कमैन है, क्योंकि ये तो काम, भले इसका काम टेक्निकल नेचर का था, वर्कमैन तो है, और वो क्लेरिकल काम था, कोई सुपरवाइजरी उसका काम तो था नहीं, ठीक है। तो लेबर कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था कि इसको वापस रखो, उसको चेंज किया गया, और एम्प्लॉय को पैसे दिए गए लमसम,
मतलब रिट्रेट मतलब रीइंस्टेटमेंट बने, काम पे वापस ना रखने के बजाय, बैक वेजेस वापस ना रखने के बजाय सिर्फ कॉम्पनसेशन दे दिया गया। मतलब इन शॉर्ट ये कहानी से हमें सारांश ये मिलता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को इलीगली निकाल दिया गया है और बाद में उसकी रिटायरमेंट एज हो जाती है, तो कोर्ट उसको वापस तो नहीं रख सकती काम पे, लेकिन उसको एक लमसम कॉम्पनसेशन दे सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली। बहुत ही शानदार। चलो 2 केस बाकी हैं, देख लेते हैं। धनटक से फंटक, आ जाओ भाई। चलिए, तो रिट पिटीशन को पार्टली अलाउ किया, पार्टली डिस्पोज, सही। ओके, नेक्स्ट है उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। उसमें बोला गया कंसेप्ट ऑफ मैटरनिटी लीव इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ जस्ट फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू वुमेन एम्प्लॉइज। अच्छा, मैटरनिटी लीव का है ये पूरा केस, और इसको सिर्फ सुन लो, काफी है मेरे हिसाब से, इतना डिटेल में इसको केस को जाने की जरूरत नहीं, जितना मैं बोलता हूँ उतना ध्यान रखना। तो इसमें हुआ था कि बेसिकली एक गवर्नमेंट टीचर थी उमा देवी, उनके 2 बच्चे थे शादी के पहले, सॉरी पहली मैरिज से, फ्रॉम अ प्रायर मैरिज। प्रायर मैरिज मतलब पहली मैरिज, आई एम सो सॉरी, पहली मैरिज में उनके 2 बच्चे थे, उसके बाद दूसरी मैरिज में उनका तीसरा बच्चा हुआ। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हुई है, माफ करना दोस्त। तो उमा देवी जी थी, उनके वो स्कूल टीचर थी, उनके 2 बच्चे थे पहली मैरिज से, बाद में एक बच्चा हुआ दूसरी मैरिज से। एक्चुअली प्रायर मैरिज लिखा है ना, तो मेरे को ऐसा लगा मैरिज के पहले, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। प्रायर मैरिज मतलब पहली मैरिज। ठीक है, ओके। तो पहली मैरिज से 2 बच्चे थे, बाद में दूसरी मैरिज से तीसरा बच्चा हुआ, तो उसने तीसरी बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव मांगनी और गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी। बोला कि मैटरनिटी लीव सिर्फ 2 बच्चों तक मिलती है। तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मना किया जा सकता जस्ट बिकॉज उसके 2 बच्चे हैं, और बोला ये मैटर ऑफ सोशल जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डिग्निटी, इक्वालिटी, प्रिवेसी, हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट का। और बोला गया है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो एनीवे 12 ही हफ्ते तक तो मिलते ही है ना। हाँ, पहले 2 बच्चों में बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन तीसरे बच्चे से बेनिफिट ही नहीं देंगे, ये गलत है। तो बोला आपको 12 हफ्ते तक तो छुट्टी मिलेगी। मैटरनिटी एक्ट मना नहीं करता कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, तीसरा बच्चे से मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, सो ऐसा। सो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हाँ, कि बेनिफिट मिलेगा थर्ड बच्चे से भी। ठीक है दोस्तों, सो यस, दिस इज द थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेट असाइड कर दिया जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, और अलाउ किया उमा देवी जी को कि उनको बेनिफिट्स मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, और गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज तीसरा बच्चा है। तो ये एक केस था। उमा देवी जी नमस्ते। चलिए भाई, नेक्स्ट है सिक्स्थ आपका केस लॉ। 6 केस है के देवशाला वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। उसमें बोला गया कि इस फेस का मतलब क्या है? एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसको अब हम इसमें पढ़ते हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग ये है। सो आई थिंक चैप्टर 7 राइट है ना, उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में, बराबर क्या? सो उसमें हम पढ़ते हैं ना एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग वो पूरा, तो उसके रिगार्डिंग है वो पूरा। तो क्या बोलता है दोस्तों इस केस में क्या हुआ, आइए देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। 29 जुलाई 2025 का केस है। ओके चलिए, सो हुआ ये कि एक बंदा है, वो उसका ड्यूटी का टाइम, वॉचमैन था वो शुगर फैक्ट्री में, साहू नाम था बंदे का, साहू संपतराव जाधवगर, और ये वॉचमैन थे शुगर फैक्ट्री में, और इनका ड्यूटी का टाइम था 3 AM से 11 AM। बड़ा स्ट्रेंज टाइम। ओके, ये तो अपने घर से जा रहे थे ड्यूटी के लिए, ये अपने घर से जा रहे थे ड्यूटी के लिए, लेकिन उनका वो वर्क प्लेस पहुंच ही नहीं पाए, और उनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री से 5 किलोमीटर दूर। फैक्ट्री से 5 किलोमीटर दूर उनका गंदा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने, उनकी फैमिली ने कॉम्पनसेशन मांगा अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट। कंपनी ने बोला कि एक्सीडेंट जो है वो फैक्ट्री के बाहर हुआ है, इसका एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, आप बताओ कॉम्पनसेशन मिलेगा कि नहीं? जितना आपको पता है आप बताओ, मिलेगा कि नहीं? चलो बोलो, मिलेगा कि नहीं? तुम्हें पता है मिलेगा कि नहीं? हाँ तुम्हें पता है, हाँ तुम्हें पता है, जल्दी बोलो। यस, तो हमने ऑलरेडी, अभी तो नए कोड में है भी, और यस इस केस में भी यही डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्सीडेंट फैक्ट्री के बाहर हुआ है, हम ऐसा नहीं मानेंगे। एम्प्लॉय होम से वर्क प्लेस जा रहा है, वर्क प्लेस से घर आ रहा है, तो एक क्लियर कनेक्शन है एक्सीडेंट का और एम्प्लॉयमेंट का, और इसको हम एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मानेंगे, और ये एक बेनिफिशियल लॉ है, इसको एम्प्लॉयज के फेवर में इंटरप्रेट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जब भी ऐसा देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि
एक वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे कि मैंने बताया, तो यस, तो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन वर्कर के बेनिफिट्स के लिए और उसी के ध्यान में रख के उसको पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपने देखी, उसको अराइजिंग आउट ऑफ इन कोर्स ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ एन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे, आपने देखा, ठीक है। एंड ये आपने देख लिया, वेरी गुड। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि सरकमस्टांस टाइम प्लेस, सरकमस्टांसेस टाइम प्लेस, आपकी जो ड्यूटी है वो सबको हमेशा एक ध्यान में रखा जाएगा, वो सबको उसका एक कनेक्शन देखा जाएगा। और जो वॉचमैन था वो बेचारा वर्क प्लेस ही जा रहा था, तो क्लियर कनेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर किया, मतलब एक्चुअली यही बोला कि हाँ जो कॉम्पनसेशन है वो मिलेगा विथ 12% इंटरेस्ट, विथ 12% इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही ऑर्डर था पहले भी, उसको रिस्टोर किया गया, ठीक है। कॉम्पनसेशन मिलेगा इन शॉर्ट, ठीक है भाइयों। सो डन है क्या, इजी है क्या, पूरे बता दिया। इसकी समरी भिजवा दूंगा आपको, इसकी समरी मिल जाएगी। एंड इस केसेस की, जो भी मैंने आज केसेस पढ़ा है उसकी समरी मिल जाएगी आप लोग को। एंड ये समरी पढ़ लेना और टेलीग्राम पे आ जाएगी, बाकी तो आई थिंक डन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। 1 जून से आपका पेपर है, 2 दिन बचे हैं हार्डली। आप वीडियो 30 तारीख को देख रहे हो तो 1 दिन बचा है। आई नो डर है, लेकिन नहीं भाई, नहीं भाई, डरना नहीं है, डरना नहीं है, फोड़ के आना है, फोड़ के आना है, तोड़ के आना है, जबरदस्त अपना बेस्ट देना है। 3 घंटे एकदम बेस्ट दिमाग चलेगा हमारा, एकदम बेस्ट लिख के आएंगे। अरे खुद पे विश्वास रख, जब इंसान खुद पे विश्वास रख के काम करता है ना, वो काम अलग होता है दोस्त, अलग होता है। एकदम अच्छे से एग्जाम देने जाना, नहीं आ रहा है कुछ भी, कुछ भी, मैं बोलता हूं छोड़ के मत आना। मैं लास्ट में लिखना, उस चीज को लिख के आना, मैं बोलता हूं कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। और अच्छा लिख के आना, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। और लाइनिंग मार्क करके आना, अच्छे, मतलब कि अच्छी जो चीज लिखी है कोई तो उसको अंडरलाइन करके आना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना एंड अपना बेस्ट देना। और यू गाइज विल रॉक फॉर श्योर, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। यू गाइज गना रॉक एंड यू गाइज गना डू इट। एंड सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, है ना। और लास्ट के 1 दिन पहले भी मुझे नहीं लगता लेक्चर्स देखना चाहिए, ये सिर्फ नया आया था तो इसलिए ये बात अलग है, ठीक है भाई। सो बाकी सेल्फ स्टडी करो, अपना बेस्ट दो एंड यू गाइस गना रॉक फॉर श्योर माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग एकदम तबाही मचा के आओगे पेपर में, जबरदस्त लिख के आओगे पेपर में, मुझे पूरा 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 भरोसा है आप लोगों पे। लव यू माय फ्रेंड्स, आई लव यू। एंड मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। आप लोग अच्छे अच्छे मैसेजेस देना कि पेपर अच्छा गया, एंड आई होप कि पेपर अच्छा जाएगा। आई प्रे टू गॉड कि आप सबको बेहतरीन सक्सेस मिले एग्जामिनेशन में। आप लोग जो चाहते हो, जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा ही आए। एंड आप सक्सेसफुल बनो बहुत लाइफ में। दिस इज माई विशेस, माई प्रेयर्स, माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। एंड विल मिस यू। एंड अच्छे से पेपर दीजिए एंड अपना ख्याल रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव कुछ भी मत सोचना, कुछ भी नहीं सोचना ही नहीं है कुछ नेगेटिव। टेंशन होती है, कुछ डर लगता है, यही सोचना है कि सब ऊपर वाले के हाथ में, मेरे को मेरा काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है पेपर कैसा आएगा, है ना, ये नहीं सोचना है। अभी जो नहीं हुआ है उसके फटाफट उसको समरी से कर लो, है ना। अगर किसी कंसेप्ट ही, कोई ऐसा बच्चा जिसने देखा ही नहीं है, फटाफट उसको 2x पे भी मैराथन देख लो, है ना, या फिर उसका 2x पे सुपर फास्ट देख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी करना पड़ेगा और चॉइस नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। लव यू एंड अच्छे से अपना ध्यान रखो और अच्छे से पेपर करके आओ। बाय दोस्तों, टाटा।